नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं, अध्याय है 9। बच्चों, ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसका जो काव्य खंड है यानी पद्य भाग है उसका सबसे अंतिम अध्याय है। हम इससे पूर्व में सभी अध्यायों का शब्दार्थ और सह प्रसंग व्याख्या सहित और अभ्यास प्रश्न के साथ में उसका अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, हमारे आज के जो कवि हैं वो हैं मंगलेश डबराल। क्या नाम है इनका? मंगलेश डबराल इनका नाम है और ये नई कविता के कवि हैं। देखो बच्चों, हम सर्वप्रथम पाठ में कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ परिचय पढ़ेंगे एवं जो कविता का नाम है संगतकार उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पहले कवि परिचय पढ़ लें, पाठ परिचय पढ़ लें, तत्पश्चात मैं आपको एक बार ये समझाऊंगी कि संगतकार क्या होते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम कवि परिचय की तरफ चलते हैं। देखो, मंगलेश डबराल का परिचय। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। यानी ये कहाँ के रहने वाले थे? उत्तरांचल का टिहरी गढ़वाल एक जिला है, मतलब अलग से अच्छा सा जिला बना हुआ है जो काफ़ी प्रकृति से परिपूर्ण है। उस जिले में इनका जन्म हुआ और इनकी सारी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। देहरादून क्या है? उत्तरांचल की राजधानी है। हिंदी प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद में वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। देखो बच्चों, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जब पूरी कर ली उसके बाद ये लगातार पत्रिकाओं के संपादक बनते रहे, जगह जगह इन्होंने अपनी नौकरी की। तो सबसे पहले जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो ये हिंदी प्रेटिएट और प्रतिपक्ष, ये कोई पत्रिकाएं होंगी उनमें, और आसपास ये भी एक पत्रिका थी, इसमें काम करने के बाद में ये भोपाल में भारत भवन से एक प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक बने, यानी असिस्टेंट जो संपादक होते हैं वो ये बने। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभाव में भी कुछ दिनों तक इन्होंने नौकरी की। इलाहाबाद और लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी अमृत प्रभाव, उसमें भी इन्होंने कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। जनसत्ता जो अखबार है बच्चों, ये बहुत ही फेमस पत्रिका है और इसमें इन्होंने सन 1983 में साहित्य संपादक का पद संभाला, क्योंकि साहित्य के रचयिता थे। और कुछ समय सहारा समय है जो भी एक अखबार है, देखो इसमें भी इन्होंने संपादन कार्य करने के बाद आजकल ये कहाँ जुड़े हुए हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। देखो बच्चों, मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कितने कविता संग्रह? 4। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ये क्या है? ये इनके कविता संग्रह हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारी कविताएं हैं। इन 4 कविता संग्रहों के अंतर्गत जैसे इन पे नाम आए हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह, इन्हीं में से ही हमारी आज की कविता संगतकार है। देखो बच्चों, इन्हें कौन कौन से मतलब कि पुरस्कार मिले वो हम देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, ये दोनों पुरस्कार मंगलेश की ख्याति और अनुवादक के रूप में भी है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान, ये दोनों जो सम्मान थे, इससे सम्मानित होना मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी होती है। यानी ये जो दोनों पुरस्कार है किस लिए मिले हैं? इनको अनुवादक के रूप में। इन्होंने और भी किसी के साहित्य होंगे, जो पौराणिक साहित्य होंगे, पुराने साहित्य होंगे, उनका अनुवाद किया होगा। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, देखो मंगलेश भारतीय भाषाओं में यानी अपनी खड़ी बोली हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी इनके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। देखो ये कितने फेमस और कितने मतलब कि ज्ञान से परिपूर्ण कवि थे। इनकी जो कविताएं हैं वो केवल भारतीय भाषाओं के अलावा इन सब भाषाओं में, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी इनके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन कार्य भी करते हैं। वो केवल कविता का ही कार्य नहीं करते हैं, वो साहित्य के अंतर्गत सिनेमा में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना,
कहानियाँ, कोई भी हम फ़िल्म देखते हैं वो किसी न किसी कहानी पर तो आधारित होती है। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो संचार माध्यम यानी दूरदर्शन हुआ, रेडियो हुआ और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन कार्य करते हैं। यानी हमारा कल्चर कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, इस पर वो नियमित लेखन कार्य करते रह रहे हैं। देखो बच्चों, मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। हमने आधुनिक काल के कवि पढ़े। आधुनिक काल के कवियों की विशेषता है छायावाद से लेकर के और प्रगतिवाद तक, नई कहानी, नई कविता, प्रयोगवाद जितने भी आए हैं उनमें सब में तार सप्तक, एक उसमें तार सप्तक और है जिसके प्रमुख कवि अज्ञेय जी हैं। तो ये सब क्या है, आधुनिक काल के भाग हैं। इन कविताओं में सामंती बोध मतलब जो जमींदार साहूकार, जो शोषित वर्ग को परेशान कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। पूंजीवादी छल छदम यानी जो पूंजीवादी लोग हैं वो धोखे से, प्रपंच से हाशिए पर खड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन दोनों का ही इसमें प्रतिकार किया गया है। किन किन का? सामंती बोध का यानी जमींदार वर्ग का, पूंजीवादी वर्ग वही जमींदार वर्ग होता है, पूंजीवादी वर्ग भी होता है जो साहूकार वर्ग होता है, दोनों का इनकी कविताओं में प्रतिकार किया गया है। वे ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पाठ पढ़ाया था, उसमें भी बताया था वो भी पूंजीवादी जो लोग होते हैं, जो सामंती बोध वाले लोग होते हैं, उनका प्रतिकार कर रहे थे। प्रतिकार का मतलब उनके विद्रोह में खड़े होते हैं, उनके विद्रोह में वो कविताएं रचते हैं कि ये लोग शोषक वर्ग है जो एक शोषित वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो कवि लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये कोई शोर शराबा नहीं करते हैं, कोई झंडा लेकर हाय हाय के नारे नहीं लगाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से इस प्रकार की रचनाएं करते हैं कि लोगों में, जनता में जागृति का बोध हो। तो इनका क्या है, ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रच करके करते हैं। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। जो सौंदर्य बोध है वो बहुत सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे शब्द में भी सौंदर्य बोध दिखाई देता है। और इनकी भाषा बिल्कुल पारदर्शी है, यानी खड़ी बोली है, समझ में आने वाली है। और उस भाषा में कहीं लाग लपेट नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है, कोई चापलूसीपना नहीं है या कुछ इस तरीके की भाषा नहीं है। इनकी भाषा बिल्कुल पारदर्शी है। जो ये कहना चाहते हैं उसे क्या करते हैं, सौंदर्य बोधता के साथ में कहते हैं। अब हम जो हमारी कविता है संगतकार और हमारी पाठ्य पुस्तक में आई है उसका हम यहाँ परिचय जानेंगे कि संगतकार में क्या आया है। देखो बच्चों, संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। अब मैं आपको संगतकार के बारे में बताती हूँ। देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, हम स्कूल से चलते हैं, हम स्कूल में प्रोग्राम करते हैं ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी को, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रोग्राम स्कूलों में होते रहते हैं। आप देखो, मान लो कोई हम देशभक्ति गीत गा रहे हैं या हम कोई इस तरीके का गीत गा रहे हैं जो कि हमारी राष्ट्र से संबंधित है, तो स्कूलों में, विद्यालयों में इसी तरीके के गायन होते हैं। आपने देखा है कि एक बच्चा गाना गाता है और उसके पीछे पीछे फिर 4 बच्चे और गाना गाते हैं। यानी एक जो मुख्य गायक होता है, एक बच्चा मुख्य गायक होता है, वो गाना गाता है और पीछे से 4 बच्चे फिर उसका साथ देने के लिए गाना गाते हैं। तो जो पीछे से साथ दे रहे हैं जो बच्चे, वो संगतकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगतकार। जो गा रहा है वो मुख्य गायक होता है। आपने फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में गाने सुने हैं ना, कि मतलब एक मुख्य गायक या गायिका जब गाना गा रहा है और वो जब अपनी आवाज़ को ऊंची ले जा रहा है, जब वो अपनी आवाज़ को ऊंची ले जा रहा है तो व्यक्ति कितनी ऊंची आवाज़ ले जा सकेगा। तो जो पीछे संगतकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी आवाज़ में अपने सुर में सुर मिला करके उसकी आवाज़ को और भी ऊंचा बना देते हैं। यानी संगतकार जो होता है वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक रहस्य होता है, जो क्या करता है, जो सामने पर्दे पे सामने जो चीज़ें दिख रही है उसको उत्कृष्ट और सुंदर बनाता है। यानी पर्दे के पीछे जो लोग रहते हैं वो कहलाते हैं, गायन के क्षेत्र में वो संगतकार कहलाते हैं। यानी श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो मुख्य गायक को ही जाएगा, लेकिन मुख्य गायक का सपोर्ट किसने किया, सहायता किसने की, मदद किसने की? संगतकारों ने की। अगर संगतकार नहीं होते तो वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये संगतकार होते हैं जो मुख्य गायक का साथ देते हैं और संगतकार की भूमिका के महत्व पर वो विचार करते हैं। आप देखो बच्चों, दृश्य के बारे में तो यह सही है कि हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने देखा हिंदी सिनेमा में एक नायक या एक नायिका
नृत्य करते हैं ना नृत्य। अब उनके साथ में आपने देखो 50 नायक नायिकाएं और 50 सहयोगी जो उनके होते हैं, सहनायक और सहनायिकाएं, वो भी नृत्य करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सब पर्दे पर दिखाई देते हैं। चाहे उनके मतलब जो फेस है, उनका जो मुख है, वो बिल्कुल साफ नहीं दिखता, लेकिन उनके जो हाव भाव, उनकी भंगिमाएं सब पर्दे पर दिखाई देती है। लेकिन संगीतकार क्या है, संगीतकार अपने मुख्य गायक की आवाज़ की एक मुख्य स्तंभ बनता है। क्या बनता है, मुख्य स्तंभ बनता है, और उसकी आवाज़ को ऊंचा उठाने में अपने मुख्य गायक की मदद करता है। देखो, कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। देखो, कविता क्या बताना चाह रही है, जो संगीतकार कविता है वो ये बताना चाह रही है, हर व्यक्ति जो अपना काम करता है, हर व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, चाहे एक मजदूर से लेकर के और एक कितना ही बड़ा पूंजीपति क्यों ना हो, हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। उनका सामने नहीं आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी मानवीयता है। मतलब जो संगीतकार है, जो सामने नहीं आ रहे हैं, वो उनकी कमजोरी नहीं है, ये उनकी मानवीयता है कि वो अपने सहयोग से सामने वाले का, जो उनका मुख्य गायक है, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और उसका नाम ऊंचा कर रहे हैं। हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों में क्या करते हैं, क्या निर्माता होते हैं, निर्देशक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो उनके साथ जो काम करने वाले कैमरामैन वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। केवल फिल्म में नायक और नायिका ही नहीं होते हैं। नायक नायिका क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, यानी अभिनय करते हैं, लेकिन वो अभिनय भी स्वयं से नहीं करते हैं। उनको अभिनय सिखाने वाले लोग भी होते हैं और उनको नृत्य सिखाने वाले लोग भी होते हैं। तो इतने सारे लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। किसके पीछे काम करते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं। वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो पर्दे पे काम कर रहा है, हमें तो केवल वो ही दिखाई दे रहा है, हमें वो ही अच्छा लग रहा है और हम उसी को सोचते हैं कि सब कुछ इन्होंने ही किया है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है। वास्तविकता ये है, पर्दे के पीछे रह करके भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये काम जो लोग करते हैं, ये क्या है, ये उनकी संवेदनशीलता है। वो भी चाहें कि नहीं, जब फिल्म शुरू हो तो जितने भी लोगों ने काम किया है उन सबका परिचय दिया जाए। परिचय तो नाम के अनुसार शब्दों में तो आता ही है, नहीं तो वो भी कह दे कि नहीं, जब फिल्म शुरू होगी तो अगर आधा पौना घंटा उनका परिचय देने में लग जाए तो फिल्म लोग देखने ही नहीं आएंगे, कि वो तो हमको बहुत ही बोर करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं जब वो तो उन लोगों का परिचय दे रहे हैं जो पर्दे के पीछे, वो तो केवल नायक नायिका की सौंदर्यता, उनके जो हाव भाव है, भंगिमा है, उनको देखने के लिए जाते हैं, यानी अपना मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। तो जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो अपने आप को सामने उजागर नहीं करते और जो उजागर हो रहे हैं उन लोगों की मदद करते हैं, ये उनकी संवेदनशीलता होती है। और हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। ये उनकी कमजोरी नहीं होती है कि हमारी कमजोरी है कि हम पर्दे पर नहीं आ सकते, ये बल्कि उनकी मानवीयता है या मानवता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मक इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। जो संगीतकार कविता है वो इस प्रकार लिखी गई है और ऐसा प्रतीत होता है जब हम उसको पढ़ते हैं। आप बच्चों जब क्लास 12th में या 11th में आओगे तो एक रस टॉपिक आएगा, उसको पढ़ोगे, रस प्रकरण को, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह कविता के साथ में व्यक्ति जुड़ जाता है। हम भी देखते हैं, कई बार हम देशभक्ति गीत गा रहे होते हैं ना, और अचानक हम उसकी लय में ही अपने आप को वहीं खो जाते हैं। हम भी उस गीत की धुन में ही खो जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगने लगता है वो सब भी। उसी प्रकार कवि क्या कह रहा है, जो कवि की कविता है उसकी गति ऐसी है मानो हम सब कुछ अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। हमारी जो ये कविता है संगीतकार, इसको अब हम शब्दार्थ, भावार्थ और प्रसंग के साथ में देखेंगे। देखो बच्चों, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारत स्वर का साथ देती वे आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। देखो बच्चों, ये जो खड़ी बोली और तत्सम शब्दों में ये कविता लिखी गई है। तो हम पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता संगीतकार से लिया गया है। ये पद्यांश की पंक्तियां कहाँ से ली गई है कि पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता संगीतकार से लिया गया है। इसमें कवि ने मुख्य गायक के साथ स्वर साधना में साथ देते संगीतकार के महत्व पर प्रकाश डाला है। किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? जो कि मुख्य गायक के साथ स्वर साधना में साथ दे रहे हैं। यानी मुख्य गायक जब गा रहा है तो उसकी स्वर साधना में उसका साथ दे रहे हैं, उसके स्वर को ऊंचा और सुरीला बनाने में। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारत स्वर का साथ देती वे आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। देखो, कवि गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसा भारी हो जाता है, मैं भी क्या करती हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते ना कई बार गला भर जाता है, बढ़ जाता है ना,
लगातार बोलते रहो। कोई भी लेक्चरर हो, टीचर हो, कोई भी लगातार बोलेगा, आप भी हो, जो जितने भी वक्ता होते हैं वो बोलते हैं तो अचानक उनका गला धीरे-धीरे भारी होने लगता है। उसी प्रकार क्या है, जो गायक होते हैं वो तो सुरों में गाते हैं। क्या करते हैं, सुरों में गाते हैं, बिल्कुल लय तान बना करके, यानी जो तार सप्तक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, उन सबको मिला करके जब वो गाते हैं तो गाते गाते क्या होता है, उनका गला भारी हो जाता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, अर्थात वे ऊंची राग को खींचने में असमर्थ होता है। यानी इतना, मतलब जो वो गाने लगते हैं तो बहुत ऊंची जो राग चली जाती है उसको खींचने में जब वो असमर्थ हो जाता है, तब एक सुंदर कमजोर कांपती आवाज़ उसमें मिलकर उस आवाज़ के भारीपन को कम करती है और वह संगतकार की आवाज़ होती है। समझ में आ गया? गायक जब गा रहा है और गाते गाते जब वो बहुत ऊंची राग ले जाता है और ऊंची राग ले जाते हुए जब उसके गले में भारीपन आने लगता है, आवाज़ में भारीपन आने लगता है, यानी जो सुरीली आवाज़ चल रही थी वो आवाज़ में जब खरखराहट या भारीपन आने लगता है, तो उसके पीछे से जो संगतकार जब बैठे होते हैं उन्हें लगने लगता है कि हमारा जो मुख्य गायक है अब उसकी आवाज़ भारीपन में जा रही है, तो एक कमज़ोर काँपती आवाज़ उसमें मिल जाती है और उस आवाज़ के भारीपन को कम करती है जो मुख्य गायक की आवाज़ है, और वह संगतकार की आवाज़ होती है। देखो बच्चों, वे मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो देखो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि संगतकार ऐसा जान पड़ता है, भाई भाई की मदद करता है, हमारी भारतीय संस्कृति है, एक भाई दूसरे भाई के लिए सदैव सहायता के लिए तत्पर तैयार रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो मुख्य गायक के साथ संगतकार में जिसने अपनी आवाज़ दी है कमज़ोर काँपती हुई सी, तो ऐसा लग रहा है मानो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा भी बहुत अच्छी है। गुरु के ऊपर यदि कोई भी मुसीबत आती है तो शिष्य तत्पर उनकी मदद या सहायता करते हैं, क्योंकि शिष्य का ये कर्तव्य होता है। तो वह संगतकार ऐसा जान पड़ता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका कोई शिष्य है, या कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार है जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता है। यानी इस तरह प्रतीत होता है, जैसे ही उसकी आवाज़ भर्राने लगती है, यानी भारी होने लगती है, तो संगतकार तुरंत अपनी आवाज़ उसकी आवाज़ में मिला देता है और वो आवाज़ सुरीली हो जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस संगतकार ने या जिस व्यक्ति ने आवाज़ में आवाज़ मिलाई है, वह या तो इस गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है जो पैदल चल करके और उससे गीत सीखने आया है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखो, अब आप यहाँ इसके कुछ शब्दार्थ देखो। संगतकार कौन होता है? संगतकार वो होता है जो मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद बजाने वाला कलाकार। आपने देखा है कि जैसे ही मतलब गाना शुरू होता है, गाना शुरू होते ही वो कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई वो जल तरंग भी बजाते हैं लोग, बहुत सारे उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वो सब बजते हैं। तो संगतकार कौन हो सकते हैं? या तो आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला हो सकता है, या कई बार क्या है, जो गाने वाले की आवाज़ भारी हो जाती है तो वो रुक जाता है, तो जो वादकार होते हैं यानी जो वाद्य यंत्र बजा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने यंत्र बजाने लग जाते हैं ताकि उसमें सारे सुर हैं जो एक साथ चलते रहें। गरज का अर्थ हमारे यहाँ होता है तेज आवाज में, गरजना यानी तेज आवाज में। प्राचीन, पुराना, गूंज, स्वर का विस्तार। गूंज क्या होती है? स्वर का विस्तार। कोई खाली जगह होती है जहाँ हम बोलते हैं तो बहुत देर तक हमारी आवाज़ वहाँ बजती रहती है, उसको गूंज कहते हैं। हम कहते हैं ना गूंज रही है, यानी स्वर का विस्तार होता रहना। तो देखो हम इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। मुख्य गायक की गरज में वे अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, यानी उसके व्यवहार से ऐसा जान पड़ता है, यानी संगतकार जैसे ही मुख्य गायक की आवाज़ में आवाज़ मिलाता है तो ऐसा जान पड़ता है कि ये संगतकार है जो बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची व गंभीर आवाज़ में अपनी गूंज मिलाता हुआ आया है। यानी जब संगतकार गायक की आवाज़ में आवाज़ मिलाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों की आवाज़ एक जैसी है, कहीं आवाज़ में अंतर नहीं आता है, और जो मुख्य गायक की आवाज़ है वो और सुरीली हो जाती है संगतकार की आवाज़ मिलने से। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची व गंभीर आवाज़ में ये संगतकार है ये अपनी गूंज मिलाता हुआ आया है। यहाँ हम कह सकते हैं कि मुख्य गायक की साधना को साधने आया है, यानी मुख्य गायक ने जो साधना की है गाने की, देखो हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो गायक लोग होते हैं साधना यानी तपस्या, यानी बहुत मेहनत किए जब वो गीत को गा सकते हैं सुरों के साथ में। तो हम यहाँ कह रहे हैं, यानी कवि ये कहना चाहता है कि मुख्य गायक की साधना को वो साधने आया है। कौन? संगतकार।
देखो बच्चों, हमने जो संगतकार के बारे में पढ़ा, इस जो ये हमने 6 पंक्तियाँ पढ़ी, इन 6 पंक्तियों की हम यहाँ विशेषता देखेंगे। संगतकार के सहयोग व साथ के महत्व को रेखांकित किया गया है। मतलब क्या बताया गया है इन पंक्तियों में कि संगतकार का जो सहयोग है और उसका जो साथ है, उसके महत्व को यहाँ क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। पद्यांश में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त कविता है। देखो बच्चों, आधुनिक काल में सर्वप्रथम छंद मुक्त कविता लिखने का कार्य किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। उसके बाद से ये मुक्त छंद वाली कविताएं चलती आ रही है। तथा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। भावों की सरल सुंदर व्यंजना की इसमें प्रस्तुति हुई है। भाव बिल्कुल सरल है, व्यंजना बहुत सुंदर है, तो उन सब की इसमें सुंदर प्रस्तुति हुई है। तो देखो बच्चों, आज हमने संगतकार कविता के बारे में पढ़ा। मंगलेश डबराल जो कि इसके कवि हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है, उनका जीवन परिचय देखा। हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता आई उसका पाठ परिचय देखा। साथ ही हमने कविता की कुछ पंक्तियों को सप्रसंग व्याख्या के साथ में और उसकी विशेषता के साथ में देखा। बच्चों, इसको पुनः पढ़ें और लिखने और सुनने का अभ्यास करें। धन्यवाद बच्चों।